नमस्ते। चलिए आज हम सब मिलके ओडिशा के शानदार मंदिरों की दुनिया में चलते हैं। पता है, ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं। ये तो वो कहानियां हैं, वो इतिहास हैं जिसे पत्थरों पर तराशा गया है। तो आज के इस सफर में हम सबसे पहले कलिंग वास्तुकला की बारीकियों को समझेंगे, फिर भुवनेश्वर के प्राचीन मंदिरों से होते हुए कोणार्क के अद्भुत सूर्य मंदिर तक जाएंगे, और आखिर में हम पुरी में देखेंगे कि कैसे ये हजारों साल पुरानी कला आज भी सांस ले रही है, आज भी जिंदा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो ओडिशा की मंदिर वास्तुकला को इतना अनोखा और इतना खास बना देता है? आइए इसे समझते हैं। देखिए, उड़ीसा के मंदिरों की जो शैली है उसे कलिंग वास्तुकला कहते हैं। ये नागर शैली का ही एक खास रूप है, और इसी वजह से आप इन्हें देखते ही पहचान जाएंगे, क्योंकि इनकी बनावट भारत के दूसरे मंदिरों से काफ़ी अलग है। तो एक पारंपरिक कलिंग मंदिर में ना आपको 4 मुख्य हिस्से मिलेंगे। सबसे पहले है देउल। ये मंदिर का दिल है, वो गर्भगृह है जहाँ मुख्य देवता विराजते हैं। ठीक उसके सामने होता है जगमोहन। इसे आप एक तरह का सभा हॉल समझ सकते हैं। फिर आता है नाट्य मंदिर। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये नृत्य और संगीत के कार्यक्रमों के लिए था। और आखिर में भोग मंडप, जहां प्रसाद चढ़ाया जाता था। इन मंदिरों के शिखर, जिन्हें देउल कहते हैं, वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। रेखा देउल आपको सीधा और ऊपर की ओर घुमावदार दिखेगा। पीढ़ा देउल की छत पिरामिड की तरह सीढ़ीदार होती है। और एक होता है खकरा देउल, जिसकी छत आयताकार और गुंबद जैसी होती है। ये डिजाइन ज्यादातर देवी मंदिरों में देखने को मिलता है। चलिए अब चलते हैं भुवनेश्वर, जिसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ हम देखेंगे कि कलिंग शैली जमीन पर असल में कैसी दिखती है। और भुवनेश्वर में हमारी नज़र सबसे पहले पड़ती है लिंगराज मंदिर पर। यह कलिंग वास्तुकला का एक बेहतरीन, मतलब शानदार नमूना है। ये मंदिर इस शैली की भव्यता को पूरी तरह से दिखाता है। अच्छा, तो इस पर रिसर्च करते हुए मैंने कुछ नोट्स भी बनाए थे। देखिए, ये मंदिर बलुआ पत्थर से बना है, और इसमें ठीक वही 4 मुख्य हिस्से हैं जिनकी हमने अभी अभी बात की: देउल, जगमोहन, नाट मंदिर और भोग मंडप। अब इसे और आसानी से समझने के लिए मैंने एक रफ सा फ्लोर प्लान भी बनाया है। देखिए, आप देख सकते हैं कि कैसे गर्भगृह से लेकर भोग मंडप तक सब कुछ एक सीधी लाइन में एक के बाद एक जुड़ा हुआ है। ये इस स्टाइल की एक बहुत बड़ी पहचान है। लेकिन रुकिए, भुवनेश्वर में कहानी सिर्फ सीधी रेखाओं और ऊंचे शिखरों तक ही सीमित नहीं है। यहीं हमें कलिंग शैली का एक ऐसा रूप भी मिलता है जो बिल्कुल अलग है, एकदम हैरान करने वाला। ये है 64 योगिनी मंदिर। ये किसी भी आम मंदिर जैसा बिल्कुल नहीं है। ये गोल है, इसकी कोई छत नहीं है, मतलब ये सीधे आसमान के नीचे है। और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कलिंग शैली कितनी विविध और रचनात्मक थी। अब हम पहुंचते हैं अपने सफर के सबसे शानदार मुकाम पर, कोणार्क का विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि पत्थरों पर लिखा हुआ एक पूरा महाकाव्य है। इस मंदिर का जो आइडिया है ना, वो ही अपने आप में कमाल का है। बस सोचकर देखिए, सूर्य देव का एक विशाल रथ जो हमेशा हमेशा के लिए पत्थर में जम गया हो। यहाँ हर एक चीज का एक मतलब है, एक गहरा प्रतीक है। ये पूरा मंदिर एक रथ है। इसे खींच रहे 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों को दर्शाते हैं, और इसके आधार पर बने 24 विशाल पहिए दिन के 24 घंटों का प्रतीक हैं। और ये पहिए, अरे इनके साइज का अंदाजा लगाइए जरा। हर एक पहिया करीब करीब 3 मीटर का है। 3 मीटर, मतलब सोचकर देखिए, उस जमाने में इतनी बड़ी और इतनी बारीक नक्काशी वाली चीज बनाना कमाल की इंजीनियरिंग और कला का नमूना है ये। और इसी बेमिसाल कला और सांस्कृतिक अहमियत की वजह से कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। ये वाकई में दुनिया के लिए खजाना है। हमारे सफर का आखिरी पड़ाव है पुरी, भगवान जगन्नाथ का घर। यहाँ वास्तुकला सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि एक जीती जागती धड़कती हुई संस्कृति का दिल है। पुरी मंदिर को डिजाइन ही कुछ ऐसा है कि ये दुनिया के सबसे शानदार त्योहारों में से एक रथ यात्रा का मंच बन जाता है। ये वो मौका होता है जब भगवान खुद मंदिर से बाहर आकर अपने भक्तों से मिलते हैं। इस यात्रा के लिए 3 विशाल रथ तैयार किए जाते हैं। सबसे ऊंचा 16 पहियों वाला रथ है नंदी घोष, जो भगवान जगन्नाथ का है। फिर है तालध्वज, भगवान बलभद्र का 14 पहियों वाला रथ, और देवी सुभद्रा का 12 पहियों वाला रथ दर्प दलन। ये त्योहार कई दिनों तक चलता है,
और इसमें बहुत सी रस्में होती हैं। शुरुआत होती है स्नान पूर्णिमा से। इसके बाद देवता 15 दिनों के लिए अनसर में रहते हैं। फिर पहांडी विजय की रस्म होती है, जिसमें उन्हें रथों तक लाया जाता है। और एक बहुत ही खास रस्म है छेरा पहरा, जो समानता का एक खूबसूरत संदेश देती है। तो इस पूरे सफर से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ओडिशा की वास्तुकला सिर्फ पत्थर और तराशी हुई मूर्तियां नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी विरासत है जो आज भी सांस ले रही है। तो हमने क्या सीखा? हमने एक ऐसी वास्तुकला देखी जो अनोखी है, जिसमें विविधता की कोई कमी नहीं है, जिसका हर पत्थर कुछ कहता है, और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि आज भी दुनिया भर में त्योहारों के रूप में जिंदा है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। आखिर ऐसा क्या है इन सदियों पुरानी पत्थर की इमारतों में जो आज भी दुनिया भर के लाखों लोगों को आस्था और एकता के एक ही धागे में पिरो देती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।